तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। अब हम इसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो दरअसल हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमुख संवैधानिक पद को, फिर न्यायिक प्रमुख, फिर संसदीय और फिर इसके बाद निर्वाचन आयोग। इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख पदों के अध्यक्षों को भी पढ़ेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण सवालों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन प्रमुख पदों के बारे में, इसके बाद तभी से आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो पहला है संवैधानिक पद। तो इसमें संवैधानिक पद में प्रमुख हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसके बाद संसदीय प्रमुख, तो इनमें शामिल हैं राज्यसभा के सभापति, इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति आते हैं, इसके बाद राज्यसभा के महासचिव, फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता आते हैं, इसके बाद अगले आते हैं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता, फिर लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष को जानेंगे, फिर आते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और अगले हैं लोकसभा के महासचिव। अब है न्यायिक प्रमुख। तो इनमें कौन से होते हैं, तो पहले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगले आते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और अगले आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महाधिवक्ता और अगले आते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष के बारे में जानेंगे और साथ ही एनजीटी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब है निर्वाचन आयोग। तो इसमें आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर अगले आते हैं चुनाव आयुक्त और इसके बाद उप चुनाव आयुक्त। अब क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। तो भारत में राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति हमेशा अपने पद पे मौजूद होंगे। ये पद कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता है और न ही कभी इसे समाप्त किया जा सकता है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि ओडिशा से हैं और भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की और इसके अलावा पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली व्यक्ति भी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 64 वर्ष में राष्ट्रपति बनी थी। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला सवाल है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीपी राधाकृष्णन। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। दरअसल हाल ही में इन्होंने चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है और उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो भारत में सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री के अंतर्गत मंत्रालय कौन कौन से आते हैं, तो कार्मिक मंत्रालय, इसके अलावा जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग और आंतरिक विभाग। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन। तो दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, इसलिए राज्यसभा के सभापति भी हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। अगला सवाल है राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। अगला सवाल है राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद चंद मोदी। और प्रमोद चंद मोदी राज्यसभा के 13वें महासचिव हैं। अगला सवाल है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला सवाल है राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेपी नड्डा।
अगला सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला। तो 18वीं लोकसभा के यानी कि वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना की गई है और पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला सवाल है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल गांधी। अगला सवाल है लोकसभा के महासचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह। अगला सवाल है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BR गवई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि भारत के 52वें CJI हैं और मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा इनसे पहले थे यानी कि 51वें थे संजीव खन्ना और 23 नवंबर साल 2025 को BR गवई अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला सवाल है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R वेंकटरमणी। तो दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं R वेंकटरमणी, जो कि 16वें भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा 15वें थे के वेणुगोपाल। अगला सवाल है महाधिवक्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुषार मेहता। तो महाधिवक्ता तो दरअसल यह वैधानिक पद है। दरअसल यह भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी होते हैं और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। दरअसल महाधिवक्ता का पद महान्यायवादी की सहायता करने के लिए बनाया गया है। अगला सवाल है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो अब हम यहाँ NGT को थोड़ी डिटेल में जानेंगे और शॉर्ट में जानेंगे। तो दरअसल NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो दरअसल यह ऐसी खास न्यायिक संस्था है जो कि पर्यावरण संरक्षण, साथ ही वनों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर साल 2010 को की गई थी, जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसकी संरचना कैसी है? तो इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले होते हैं न्यायिक और दूसरे होते हैं विशेषज्ञ सदस्य। जैसे कि न्यायिक, तो न्यायिक में होते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पूर्व जज, जबकि विशेषज्ञ में शामिल होते हैं पर्यावरण विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ इसमें शामिल किए जाते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला सवाल है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। दरअसल भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 315 से लेकर 329 क के तहत निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अखिल भारतीय संस्था है यह, जिसमें कि संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए समान रूप से उत्तरदायी भी है। राज्यों में होने वाले पंचायत या फिर निगम चुनाव से इसका कोई भी संबंध नहीं है। साथ ही यह 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। और भारत के पहले CEC यानी कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, जो कि 31 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर साल 1958 तक पद पे रहे थे। जबकि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी BS रमा देवी, जो कि कार्यवाहक के तौर पे बनी थी और यह 26 नवंबर साल 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इस पद पे रही। इसके अलावा पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त थे शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, जो कि 30 जुलाई 2010 से लेकर 10 जून 2012 तक इस पद पे रहे थे। अगला सवाल है भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A और C दोनों।
अगला सवाल है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीवी सोमनाथन। अगला सवाल है, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम मिश्री। अगला सवाल है, भारत के गृह सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद मोहन। अगला सवाल है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश कुमार सिंह। अगला सवाल है, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय सेठ। अगला सवाल है, भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निधि तिवारी। अगला सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय मूर्ति। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट में जानेंगे CAG को, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान CAG है संजय मूर्ति, जो कि 15वें CAG हैं। अब CAG तो दरअसल यह एकल सदस्यीय संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG के पद की व्यवस्था की गई है। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अब हम इसे जानेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। तो दरअसल नियंत्रक अर्थ है सरकार के सभी खर्चों की निगरानी करने वाला। अब महालेखा परीक्षक, तो महालेखा परीक्षक का अर्थ है भारतीय संसद द्वारा किसी भी मद के लिए आवंटित किए गए धन की निगरानी करना और साथ ही यह देखना कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु के लिए होता है, इनमें से जो भी पहले हो। और भारत के पहले CAG थे V नरहरि राव। अगला सवाल है, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी TCA कल्याणी। अगला सवाल है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अजय माणिकराव। तो अब लोकपाल, तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे लेकिन शॉर्ट में समझेंगे। तो लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी कि भारत के वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष हो जाएंगे अजय माणिकराव। अब लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन, तो दरअसल यह भारत में एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के तौर पे कार्य करता है और इसका पहली बार गठन साल 1809 में किया गया था और ओम्बुड स्वीडिश शब्द है। अब ओम्बुड और भारत, तो दरअसल साल 1963 में पहली बार संसद में ओम्बुड की बात चलाई गई थी, जबकि साल 1966 से 70 के बीच प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए 2 संस्थाओं की नियुक्ति की गई, जो कि स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच समिति के तर्ज पर की गई। और साल 1971 में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई इसके बाद, लेकिन ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल की स्थापना अभी भी नहीं हुई थी। इसके बाद साल 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे द्वारा आंदोलन चलाया गया। इसके बाद साल 2013 में लोकपाल की स्थापना की गई, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई और 16 जनवरी साल 2014 से यह प्रभावी हुआ, जबकि साल 2016 में इसे संशोधित भी किया गया और 23 मार्च साल 2019 को पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। इसके बाद 27 मार्च 2019 को अन्य 8 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। अगला सवाल है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल चौहान। तो वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे अनिल चौहान, जबकि पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26वें अध्यक्ष हैं भारतीय नौसेना के और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरप्रीत सिंह। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें अध्यक्ष हैं और हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी।
तो भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें अध्यक्ष हैं और हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजित डोभाल। अगला सवाल है, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कुमार सूद। अगला सवाल है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी अनंत नागेश्वरण। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, विजया रहाटकर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगी विजया रहाटकर, जो कि 9वीं अध्यक्ष हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग, तो दरअसल इसकी स्थापना 31 जनवरी साल 1992 को की गई थी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अरविंद पनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया और 15वें थे एन.के. सिंह। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि संसदीय अधिनियम 1951 के तहत किया गया है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है और अध्यक्ष के अलावा इसमें 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। और साल 1951 में भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। अगला सवाल है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है, दिनेश माहेश्वरी। अगला सवाल है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग, तो दरअसल 1 जनवरी साल 2015 को केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और केंद्र सरकार को थिंक टैंक के रूप में यह सेवाएं देने का काम करता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध कराता है और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जबकि उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, जबकि सीईओ हैं बी.वी.आर. सुब्रमण्यम और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.सी. वेणुगोपाल। तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे के.सी. वेणुगोपाल और दरअसल लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है भारत की और इसकी स्थापना साल 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी और इसमें सदस्य होते हैं 22, जिसमें कि 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, जबकि लोकसभा से 15 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला सवाल है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय जायसवाल। तो प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे संजय जायसवाल। दरअसल इसकी स्थापना साल 1950 में की गई थी, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर की गई थी और इसमें सदस्य होते हैं 30। अगला सवाल है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैजयंत पांडा। अगला सवाल है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी नारायणन। तो इसरो, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दरअसल इसकी स्थापना 15 अगस्त साल 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी और साल 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था और इसरो का मुख्यालय कर्नाटका के बेंगलुरु में है और वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे वी नारायणन, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के। अगला सवाल है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर वी कामत। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे समीर वी कामत। अब डीआरडीओ, तो इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। भारत की रक्षा से जुड़े कार्यों के लिए यह अग्रणी संस्था है और इसकी स्थापना 1 जनवरी साल 1958 को की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है और रक्षा मंत्रालय की इकाई के रूप में कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का आधार विज्ञान है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।